आप सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेहाशीष एवं नमस्कार। प्यारे बच्चों, कुछ समय के अंतराल पर हम यह एक विशेष वीडियो बना रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार प्रश्न कर रहे थे कि सर खंड काव्य से क्या आएगा, किस तरह का प्रश्न आएगा। तो हम सोचे कि आपका यह भी समस्या दूर कर दें, क्योंकि इसके पहले आपके सभी सिलेबस का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर पड़ा हुआ है। आप चाहें तो उसके प्लेलिस्ट में जा कर के गद्य, काव्य, संस्कृत, व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, रस, छंद, अलंकार सब कुछ यानी A to Z और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी हैं, आप उसको देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के। अब आज का वीडियो विशेष इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो 70 नंबर का क्वेश्चन होता है, 70 नंबर के क्वेश्चन में 70 नंबर के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन सॉलिड होता है। यह आना ही आना है, 100% गारंटी है कि यह आना है। और इसलिए मैं यह कह रहा हूं दावे के साथ, आज इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका 3 नंबर का प्रश्न एकदम आपके पॉकेट में है। ठीक है। अब रही बात है कि खंड काव्य से बहुत सारे खंड काव्य हैं, जिसमें मैं आज विशेष चर्चा करूंगा मातृभूमि के लिए जो किन किन जिलों में यह पढ़ाया जाता है। अगर आप इन जिले के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉलिड होने जा रहा है। पहला जिला है आपका गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। ये 6 जिले हैं जहां मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है, जिसके रचयिता डॉक्टर जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, इसको समझिए आप लोग। पहला प्रश्न ये होता है खंड काव्य जो है कि वह 3 अंक में है, तो कभी कभी 3 अंक में से किसी एक अंक माने किसी एक सर्ग का, प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग या तृतीय सर्ग का सारांश पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि आपके खंड काव्य का जो प्रमुख नायक होता है उसका चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, ये अथवा करके आता है। और इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ, पूरा पेपर 2020 का जो पेपर था बोर्ड का, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर का यानी पूरा मॉडल पेपर ही है, जो जो परीक्षा आप 2021 में देने जा रहे हैं उसका पूरा मॉडल पेपर उसमें है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन करना होता है, अथवा करके आता है 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको एक करना होता है। तो आइए मैं इस पर जिक्र कर देता हूँ। पहला प्रश्न आपका बनता है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। या देखिए अथवा अथवा करके बहुत सारे ये हर एक साल पूछा जाता है। और यहाँ देखिए दाएं दाएं साइड में जो है कि ये जिस जिस साल में यह पूछा गया है यह प्रश्न, ये पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। ठीक है ना। वो आपके प्रश्न का जो कोड है वह कोड भी है, और किस सत्र में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, वह भी यहाँ दिया हुआ है। तो जिस सन में जिस तरह से पूछा गया है वह दिया है, लेकिन भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और सबका उत्तर लगभग एक समान ही होगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथा या तृतीय सर्ग का सारांश स्पष्ट कीजिए। या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आदर तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। या मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आदर द्वितीय सर्ग का कथा अपने शब्दों में लिखिए। या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का संकलन की कथा वस्तु लिखिए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बदल बदल करके आएंगे, तो प्रश्न के चक्कर में मत पड़िएगा। अब मैं सीधे आता हूं आपके टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न जो है बना करके लिखे गए हैं। देखिए यहाँ मातृभूमि के लिए खंड काव्य में वर्णित प्रेरक प्रसंगों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संघर्ष सर्ग का काव्य सौंदर्य लिखिए। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं यह 3 खंड में आपका ये
खंड काव्य है, देखिए एक प्रथम सर्ग है जिसको संकल्प सर्ग कहते हैं, द्वितीय सर्ग है जिसको संघर्ष सर्ग कहते हैं, और तृतीय सर्ग है जिसको हम बलिदान सर्ग कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 3 प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है ना, कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर संकल्प सर्ग का कथानक लिखिए, या मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए, या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता मातृभूमि के लिए कथानक के खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर संघर्ष सर्ग का सारांश लिखिए। फिर ये प्रश्न बन सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए अथवा बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है ना। तो मैं सभी सर्ग यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ आपके सुविधा के लिए मैं दे दिया हूँ। एक पैराग्राफ हम पढ़ दे रहे हैं और शेष आप जो है कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, एक पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ प्रथम सर्ग का। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोग पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतवासी उत्साही वीरों ने स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा तथा स्वदेशी का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वीर देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये है। उसके बाद से दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर ये तीसरा पैराग्राफ है। तो 3 पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप वीडियो रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। द्वितीय सर्ग का सारांश यहाँ देखिए दिया हुआ है, जिसको संघर्ष सर्ग के नाम से जानते हैं। इसको भी आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ इसका शेष भाग है। फिर ये तृतीय सर्ग का सारांश आपका यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से आप जो है कि वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तृतीय सर्ग को बलिदान सर्ग के रूप में जानते हैं, इसे आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यहाँ देखिए, यहाँ से आपका ये खत्म हो जाता है। फिर आपका मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक यानी दूसरा प्रश्न जो बनता है, जो अथवा करके आएगा, तो आपको या तो खंड काव्य के नायक का चित्रण लिखना है या फिर किसी खंड काव्य का कथानक लिखना है। दो में कोई एक ही करना है। यह भी प्रश्न कई तरह से बनते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ने पे समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न ये लिखा गया है, किस तरह से आएगा। तो कहीं भी चरित्र चित्रण की बात आती है, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र की बात आती है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के विरोचित गुणों के वर्णन की बात आती है, तो समझिएगा कि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण ही लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए कितना प्रश्न बनाया हुआ है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि जो हेडिंग है, जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स याद रहेंगे ना तो आप बड़े आराम से अपने मन से भी शब्दों को गढ़ करके चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। इसलिए जो है कि आपको ये जो हेडिंग है, इन सभी हेडिंग को विशेष रूप से याद करना होगा और लिखना होगा। लिखने का तरीका सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखने का तरीका देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य के मुख्य पात्र हैं। इनमें प्रबंध काव्य के नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। संक्षेप में इनके उदात्त चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ऐसे लिखेंगे। और आपका पहला हेडिंग बनेगा सामान्य परिवार की देन। चंद्रशेखर आज़ाद एक साधारण किसान के घर में पैदा हुए थे। उनमें किसी राजशाही जैसी अकड़ नहीं थी। और देखिए उस जो खंड काव्य का नामक जो मातृभूमि के लिए नामक जो खंड काव्य है, उसकी 2 पंक्तियां यहाँ दिया हुआ है। आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पंक्तियों को याद कर लेने से
इसके आपके उत्तर में रोचकता बढ़ जाती है, एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होता है और आपको बहुत बेहतर नंबर दे सकता है। तो लिख सकते हैं, भारत की धरती गाँवों की है, जीवन गाँव किसानों का, ऐसे किसान का बेटा था, आज़ाद नाराज घरानों का। देखिए ये वाला, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा, विश्व बंधुत्व का पोषक। आज़ाद में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी, ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। बचपन से ही इनमें इस प्रकार की उदारता विद्यमान थी। क्या? ऐसे दो पंक्ति फिर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर मित्र विश्व मानवता का। वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा हेडिंग है, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। कुछ इसमें पंक्तियां हैं, आप इसको दो है तो दो में नहीं, अगर एक भी अगर आप याद करना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता था, गीली आंखें मुख लाल हुआ, सांसों में रोष उभरता था। इसको भी चाहे तो याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा है, गांधी का अनुयायी होऊंगा, शासन से असहयोग होगा, वंदनी भूमि की मुक्त हेतु जीवन का कर्म योग होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चौथा हेडिंग आपका है, मातृभूमि के सच्चे पुजारी। ठीक है ना, ये आप इसको हेडिंग बना लीजिएगा। पांचवा हेडिंग आपका बनेगा, निर्भीक और अदम्य साहसी। छठवां हेडिंग बनेगा, शौर्य की प्रतिमूर्ति। और सातवां हेडिंग बनेगा, देश प्रेम। ठीक है ना, और इससे संबंधित पंक्तियों को आप चाहें तो, ये नहीं कि सभी पंक्तियां हर एक हेडिंग में आप पंक्तियां याद करके ही लिखें, कुछ में आप छोड़ भी सकते हैं। और कुछ नए शब्दों को, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन चरित्र के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कुछ वहाँ से भी मटेरियल ला करके आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि जो इस पंक्ति में लिखा हुआ है, जो इस किताब में दिया हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, केवल वही हूबहू लिखना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है ना। चलिए, उसका आठवां हेडिंग देखिए आपका बन रहा है, स्वाभिमानी और सजग। ठीक है ना। और नवा हेडिंग बन रहा है, स्वतंत्रता का सेनानी। और 10वां हेडिंग बन रहा है, धैर्यवान। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये हेडिंग बना लीजिएगा, क्योंकि 10 हेडिंग अगर आपका याद रहेगा ना, तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन चरित्र के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, और वहाँ से कुछ मटेरियल ले करके आप कुछ लिख सकते हैं, और आप 3 नंबर परीक्षा में बड़े आराम से ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कुछ अतिरिक्त जो प्रश्न है, हालांकि ये अक्सर पूछा नहीं जाता है, कभी कभार कहीं अगर हो गया 10-20 साल के अंतराल पे, यूं कहा जाए तो एक आध बार कहीं भूल करके कोई दे दिया तो दे दिया, नहीं तो ज़्यादातर यही दो क्वेश्चन आता है, या तो कथानक आएगा या तो चरित्र चित्रण आएगा, दोनों अथवा करके आएगा, कोई एक आपको लिखना होगा। ये जो तीसरा प्रश्न है, फिर भी मैं इसका जिक्र कर दे रहा हूँ कि इसमें जो है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के कथा संगठन की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना। तो कथा संगठन की समीक्षा बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है। फिर भी आप इसको एक आध बार पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, वीडियो को रोक करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक। उसके बाद से एक चौथा प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ठीक है ना। आप इसको चाहें तो न पढ़ें तब भी कोई बात नहीं है, या अगर पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपाद्य विषय पर प्रकाश डालते हुए उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है, तो या फिर ऐसे बनता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत कम, रेयर केस में ऐसा आता है। और मतलब एक जिले में आप जानते हैं कि कई तरह के प्रश्न पत्र बनते हैं, हर एक जिले के प्रश्न पत्र का अपना अलग अलग कोड होता है। तो यदा कदा कभी कभी पूछता है, नहीं तो ये पूछता जल्दी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। या फिर पांचवा प्रश्न यहाँ बन रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। तो ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं है, इसलिए इसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। और अगर आ भी जाएगा तो आपका जो याद किए हैं तीनों सर्ग को, उसी सर्गों में से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। प्रेरक प्रसंग है तो जो जो प्रसंग आपको अच्छा लगता है, जो
सर अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये 3 नंबर का जो प्रश्न है इस खंड काव्य से एकदम क्लियर है, और आप बिल्कुल विश्वास करके हमारे पर विश्वास कीजिए कि आप अगर इसमें से 2 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, एक कथानक और एक चित्र चित्रण, तो आपका 3 नंबर का प्रश्न एकदम सिक्योर हो जाएगा परीक्षा में, और वह मिलना ही मिलना है। तो परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, कुछ हमारे सब्सक्राइबर या फिर कुछ और भी विद्यार्थी फ़ोन करके हमको बता रहे हैं या फिर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर निबंध पर कुछ वीडियो बना दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट निबंध पर। तो अगला वीडियो मेरा होगा, कुछ खास निबंध है, उस खास निबंधों पर मैं चर्चा कर दूंगा। विशेष करके उसकी रूपरेखा पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि रूपरेखा अगर आप तैयार कर लेते हैं ना तो निबंध आप अपने आप गढ़ सकते हैं, और निबंध की शैली भी मैं बता दूंगा कि कैसे लिखें तो आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।